नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। फाइंड द आरसी रिप्रेजेंटेशन बाय फोस्टर फर्स्ट ऑफ द impedance function z of s is equal to s plus 1 into s plus 4 divided by s into s plus 2 into s plus 5। तो हम लोगों को इस दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन का यूज करके आरसी नेटवर्क का सिंथेसिस करना है फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो आइए आगे देखते हैं कि हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस पर मैंने आरसी नेटवर्क के सिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को फोस्टर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके समझाया हुआ है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोग समझेंगे या सॉल्व करेंगे तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर उस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन को देखेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन को। तो लिखेंगे z ऑफ s इज इक्वल टू a0 बाई s प्लस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n ai अपॉन s प्लस सिग्मा i प्लस a इन्फिनिटी। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि जब हम लोग इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन को लिखेंगे तो इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के अकॉर्डिंग इस दिए हुए स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन के कौन कौन से टर्म को हम लोगों को किस प्रकार से लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टर्म a0 बाई s को इस दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के लिए लेना होगा कि नहीं। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s को केयरफुली एनालिसिस करना होगा और देखना होगा कि इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के डिनोमिनेटर पर सिंगल s, जिसको टेक्निकल शब्दों में क्या कहते हैं, पोल एट ओरिजिन, प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के डिनोमिनेटर पर सिंगल s या पोल एट ओरिजिन प्रेजेंट है, जिस कारण से जब हम लोग इस इम्पीडेंस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के इस फॉर्म पर लिखेंगे तो हम लोगों को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टर्म a0 बाई s को लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि जब इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हम लोगों को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लास्ट टर्म जो कि कितना है a इन्फिनिटी, उसको लेना होगा कि नहीं। तो उसके लिए भी हम लोगों को इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s को केयरफुली एनालिसिस करना होगा और देखना होगा कि इसके न्यूमरेटर के डिग्री और डिनोमिनेटर के डिग्री इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जब इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के न्यूमरेटर के डिग्री को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो न्यूमरेटर पर दिए हुए हम लोगों को s के लीनियर इक्वेशन वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को s का हाईएस्ट पावर कितना मिलेगा, 2। और जब हम लोग इसी प्रकार से डिनोमिनेटर पर s के डिग्री को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को s का पावर कितना मिलेगा, 3, जो कि डिनोमिनेटर पे s का डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के
न्यूमरेटर के डिग्री और डिनोमिनेटर के डिग्री इक्वल नहीं है, जिस कारण से जब हम लोग इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन को लिखेंगे इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो हम लोगों को लास्ट टर्म a इन्फिनिटी को नहीं लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे, जब हम लोग इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के इंटरमीडिएट टर्म जो कि कितना है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ai अपॉन s प्लस सिग्मा i को किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर समझेंगे कि इस इंटरमीडिएट टर्म पर हम लोगों को जो टर्म समेशन i इज इक्वल टू 1 to n पर i के वैल्यू को कितना लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे i के वैल्यू को कितना लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के डिनोमिनेटर पर हम लोगों को दो s के लीनियर इक्वेशन वाले टर्म दिए हुए हैं, जिस कारण से हम लोगों को यहाँ पर i के वैल्यू को कहाँ तक लेना होगा, 2 तक लेना होगा। और जब हम लोग इस एक्सप्रेशन पर i के वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो पहले टर्म के डिनोमिनेटर पर हम लोगों को क्या मिलेगा, s प्लस सिग्मा 1, और सिग्मा 1 का वैल्यू कितना होगा 2। और जब हम लोग इस एक्सप्रेशन पर i के वैल्यू को 2 रखेंगे तो दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर पर हम लोगों को मिलेगा s प्लस सिग्मा 2, और सिग्मा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि हम लोगों ने इस इंटरमीडिएट टर्म पर i के वैल्यू को कहाँ तक लिया हुआ है 2, जिससे हम लोग यह डिसाइड कर पाएंगे कि जब हम लोग RC रियलाइजेशन या सिंथेसिस के फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो उसके इंटरमीडिएट सर्किट पर हम लोगों को रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो सर्किट को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और लास्ट टर्म, और साथ ही साथ i के वैल्यू को इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के अकॉर्डिंग किस प्रकार से लेना होगा। तो अब हम लोग सभी बातों का ध्यान रखते हुए इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे z ऑफ s इज इक्वल टू a0 बाई s प्लस a1 अपॉन s प्लस 2 प्लस a2 अपॉन s प्लस 5। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s की हेल्प से a0, a1 और a2 के वैल्यू को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले a0 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा a0 बाई s इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन z ऑफ s को, तो जो कि कितना है, तो न्यूमरेटर पर लिख पाएंगे s प्लस 1 इंटू s प्लस 4, और डिनोमिनेटर पर हम लोग लिख पाएंगे s इंटू s प्लस 2 इंटू s प्लस 5। और हम लोगों को a0 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सभी s के जगह क्या पुट करना होगा 0। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि दोनों साइड के दोनों टर्म के डिनोमिनेटर पर कितना है s, जो कि क्या हो जाएगा कैंसल। और हम लोगों को यहाँ पर a0 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बाकी बचे हुए टर्म पर सभी s के जगह क्या पुट करना होगा 0। तो जब हम लोग सभी s के जगह 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर से हम लोगों को कितना मिलेगा 4 इंटू 1, और डिनोमिनेटर से हम लोगों को कितना मिलेगा 2 इंटू 5। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे
तो हम लोगों को A0 का वैल्यू कितना मिलेगा, 2/5 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे A1 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो A1 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा, तो लिखेंगे A1 अपॉन S+2 और हम लोगों को इक्वल पे लिखना होगा दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन Z ऑफ S को। तो लिख पाएंगे S+1 S+4 डिवाइडेड बाई S इंटू S+2 S+5 और हम लोगों को A1 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सभी S के जगह क्या पुट करना होगा, -2, जिसके वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट किए हैं, जब हम लोग S+2 को 0 के इक्वल पे रखेंगे तो हम लोगों को S का वैल्यू क्या मिलेगा, -2। अब हम लोग यहाँ पर आगे देख पाएंगे कि दोनों टर्म के डिनोमिनेटर पर कितना है, S+2, जो कि क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हम लोगों को आगे A1 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बाकी बचे हुए टर्म पे S के जगह कितना पुट करना होगा, -2। तो जब हम लोग सभी S के जगह -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और यहाँ पर S के जगह -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग इस S के जगह कितना पुट करेंगे, -2। अब हम लोग आगे इस S के जगह भी -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को A1 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिखेंगे 1/3 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे A2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा A2 अपॉन S+5 इज इक्वल टू, और हम लोगों को इस साइड पर लिखना होगा इम्पीडेंस फंक्शन Z ऑफ S को। तो लिखेंगे S+1 इंटू S+4 डिवाइडेड बाई S इंटू S+2 इंटू S+5 और हम लोगों को A2 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सभी S के जगह क्या पुट करना होगा, -5 पुट करना होगा। और हम लोगों ने इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया है, जब हम लोग S+5 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो S का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देख पाएंगे कि दोनों टर्म के डिनोमिनेटर पर कितना है, S+5, जो कि क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हम लोगों को आगे A2 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस साइड पर बाकी बचे हुए टर्म पर S के जगह कितना पुट करना होगा, -5। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे A2 इज इक्वल टू, जब हम लोग यहाँ पर S के जगह -5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। अब हम लोग यहाँ पर आगे S के जगह -5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। अब हम लोग आगे डिनोमिनेटर के इस S के जगह कितना पुट करेंगे, -5 और यहाँ पर हम लोग S के जगह -5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। और जब हम लोग इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो A2 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, 4/15। अब हम लोग यहाँ पर आगे A0, A1 और A2 के वैल्यू का यूज़ करके फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पर RC नेटवर्क के रियलाइजेशन या सिंथेसिस पर यूज होने वाले सर्किट एलिमेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के RC नेटवर्क के रियलाइजेशन पर यूज होने वाले पहले सर्किट एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, जो कि कितना है, C0, और इसका फार्मूला क्या होता है,
1/A0 और A0 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कितना कैलकुलेट किया है 2/5, तो पुट करेंगे 1/2/5 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस C0 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 5/2 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा फैराड। अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से आरसी नेटवर्क के रियलाइजेशन पर यूज होने वाले इंटरमीडिएट कैपेसिटेंस C1 और C2 के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटेंस C1 के लिए फार्मूला कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे 1/A1 और A1 का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, तो लिख पाएंगे A1 के जगह 1/3 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 3 और यूनिट हो जाएगा फैराड। अब हम लोग आगे ठीक इसी प्रकार से कैपेसिटेंस C2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे 1/A2 और हम लोगों को A2 का वैल्यू कितना मिला हुआ है, तो पुट करेंगे 1/A2 के जगह 4/15 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कैपेसिटेंस C2 का वैल्यू कितना मिलेगा 15/4 और यूनिट हो जाएगा फैराड। अब हम लोग यहाँ पर आगे फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के आरसी नेटवर्क के रियलाइजेशन पर इंटरमीडिएट टर्म रेजिस्टेंस R1 और R2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस R1 के लिए फार्मूला कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे A1/σ1 और हम लोगों ने यहाँ पर A1 का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है 1/3 और हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे σ1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो R1 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 1/6 और यूनिट हो जाएगा ओम। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से R2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला लिख पाएंगे R2 = A2/σ2 और A2 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कितना कैलकुलेट किया है 4/15 और σ2 का वैल्यू हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिया हुआ है जो कि कितना है 5 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 4/75 और यूनिट हो जाएगा ओम। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे कैपेसिटेंस C0, C1 और C2 रेजिस्टेंस R1 और R2 की हेल्प से आरसी नेटवर्क के रियलाइजेशन पर फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे आरसी नेटवर्क के फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के सर्किट डायग्राम पर यहाँ पर पुट करना होगा C0 के वैल्यू को, यहाँ पर C1 के वैल्यू को, यहाँ पर C2 के वैल्यू को, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 और यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 के वैल्यू को। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन Z(S) का यूज करके फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पे आरसी नेटवर्क का रियलाइजेशन या सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।